चलिए देखते हैं मात्रक और बीमा से जो पहला चैप्टर है एस के झांझ सर की किताब का। देखते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसको समवेग, आवेग, बल। मात्रक देखते हैं। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। पहला संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। इसमें देखेंगे 2 kg और 2 kg में kg मात्रक है और 2 है जो संख्यात्मक मान है। मापन की पद्धतियाँ 3 होती थीं। मापन की कितनी पद्धतियाँ होती थीं? 3 होती थीं। और मापन की पद्धतियों में CGS, FPS और MKS। CGS पद्धति को फ्रेंच पद्धति यहाँ पर देखिए। CGS पद्धति को फ्रेंच मीट्रिक और FPS को ब्रिटिश और MKS को मीट्रिक पद्धति बोलते थे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की शुरुआत फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली थी, जो 1971 में मिली थी। एसआई मात्रक जो होते हैं 7 होते हैं और पूरक मात्रक जो होते हैं 2 होते हैं। एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योतिष तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। और पूरक मात्रक में देखेंगे कि समतल कोण और घन कोण मतलब ठोस कोण। समतल कोण मतलब प्लेन एंगल का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। समय जो है सापेक्षिक राशि नहीं होती है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। अब देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो होता है, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ ठीक, अब ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे। व्युत्पन्न मात्रक में क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर। आयतन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुणे, ये सब गुणा में रहेगा, यह मीटर क्यूब। अब देखेंगे यहाँ से ए है, चाल बराबर दूरी बटे समय और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड और वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। इसका होगा विस्थापन बटे समय। त्वरण का होगा वेग बटे समय, इसका भी मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह इंपॉर्टेंट है। बल का मात्रक बल का सूत्र जो है द्रव्यमान इंटू त्वरण और इसका मात्रक होता है न्यूटन यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समवेग का होता है द्रव्यमान इंटू वेग यानी बल इंटू समय, यानी इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। आवेग का सूत्र होता है बल इंटू समय और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दाब यानी बल बटे क्षेत्रफल। देखेंगे पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटे त्रिज्या और कोणीय वेग का मात्रक होता है सेकेंड पर -1 यानी सेकेंड पर -1 घात। कार्य का मात्रक कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन और कोणीय विस्थापन का होता है चाप बटे त्रिज्या। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। आपने कितना कार्य कितने समय में किया, इसको हम लोग शक्ति बोलते हैं। बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू आघूर्ण की लंबवत दूरी, यानी 2 बराबर बोलेंगे F इंटू आर। क्या बोलेंगे? F इंटू आर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है बल इंटू दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मान इस तरह से निकालेंगे F इंटू आर स्क्वायर बटे M का स्क्वायर, कैपिटल M का स्क्वायर हो सकता है। गुरुत्व विभव का मात्रक देखेंगे। गुरुत्व विभव का इसमें होता है कार्य बटे द्रव्यमान यानी W बटे M। अब देखेंगे कि यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी अनुदैर्ध्य विकृति। वेग प्रवणता बराबर वेग बटे दूरी। श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा इंटू बटे आवृत्ति। धारिता बराबर होता है आवेश और बटे विभवांतर। धारिता का फैराडे याद कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे, यह होता है बल आघूर्ण का न्यूटन इंटू मीटर। या अब इसके बाद शक्ति का याद कर लेंगे वाट। देखिए आपके पास यदि शक्ति आ जाएगी तो आप वाट लगा देंगे और शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है और शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटे समय। ये सब याद होना चाहिए। अगला है कि चालकता 1 बटे प्रतिरोध, यानी इसको हम बोलते हैं ओम पर -1 घात। धारा घनत्व होता है विद्युत धारा यानी विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल यानी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर और प्रतिरोधकता का पूछता है आर ए एल बाई
ए बाई यल। तो हम लोग अगर आर का मान निकालेंगे तो इस तरह से आर बराबर लिख सकते हैं, आर बराबर लिख सकते हैं रो यल बाई ए, यल बाई ए लिख सकते हैं। गुप्त ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, और कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण की त्रिज्या, और भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए कुछ मात्रक, समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियाँ जो होती हैं, जिनमें कुछ कुछ समानता होती है। जैसे चाल और वेग का जो होता है विमीय सूत्र होता है यल टी पर -1 का, भार और बल का होता है यल टी पर -2, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का होता है यम यल पर स्क्वायर और टी पर -1, कोणीय वेग बराबर और वेग प्रवणता का होता है टी पर -1, संवेग और आवेग का होता है यम यल टी पर -1, ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण का होता है यम यल पर स्क्वायर टी पर स्क्वायर। दाब प्रतिबल यानी प्रत्यास्थता गुणांक, व्यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इन सब का होता है यम एल पर -1 टी पर -2। अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित आर्द्रता और घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, आवृत्ति, ये सब मात्रक विहीन होते हैं। अब देखेंगे कि एक फर्मी बराबर होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15, एक पीको बराबर होता है 10⁻⁻12, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10, और एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁶, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणे 10⁻15। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर, यानी 1.5 गुणे लगभग 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर। एक पारसेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, और यह जो होता है इसका मतलब मान होता है 3.08 3 गुणे 10⁻16 मीटर, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। अब देखेंगे खगोलीय दूरी से कुछ संबंधित जो तथ्य होते हैं उसको देखेंगे। मापन यानी प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी जो होती है प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष अनौपचारिक रूप से प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा, अनौपचारिक रूप से। खगोलीय इकाई यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.49496 गुणे 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है वह दूरी का मात्रक, दूरी मापने में की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है पारसेक, मतलब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है पारसेक। याद रखना है पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर होता है 3.086 गुणे 10⁻16, या एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। समांगता का सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मात्रक और प्रत्येक बीमाएँ समान होती हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि v बराबर u प्लस ए टी में देखेंगे तो यम एस पर -1, यम एस पर -1, और इसको भी हल करेंगे तो यम एस पर -1 आ रहा है। इसकी बीमाएँ देखिए समान हैं। इसी तरह से इसमें कुछ ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखेंगे समांगता के सिद्धांत से इन सबको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलकर देखेंगे तो प्रदीप्ति की इकाई बराबर लक्स होता है, और प्रदीप्ति पुंज का इकाई बराबर ल्यूमेन होता है। अब देखेंगे, इसको देख लेते हैं कि यह कुछ 10 से जो जुड़ी घातों के मान निकाले जाते हैं, उसको 10⁻18 रहेगा तो एक साथ 10⁻15 पेटा, 10⁻12 टेरा, 10⁻9 गीगा, 10⁻6 मेगा, 10⁻3 किलो, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻1 डेका, 10⁻−1 डेसी, 10⁻−2 सेंटी, 10⁻−3 मिली, 10⁻−6 माइक्रो, 10⁻−9 नैनो, 10⁻−12 पीको होगा, और 10⁻−15 बराबर फेमटो होगा, 10⁻−18 बराबर एटो होगा। ये सब याद रखना है। आगे देखते हैं सदिश और अदिश। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए जिसमें जिसमें दिशाएं होती हैं और जिसमें नहीं होती हैं, उन सबको, जिसमें दिशा होती है उसको हम लोग सदिश बोलते हैं, जिसमें दिशा नहीं होती उसको हम लोग अदिश बोलते हैं। यही होता है सदिश। देखिए वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा और परिणाम यानी मैग्नीट्यूड दोनों ही दोनों ही हों, उन्हें सदिश कहलाती हैं। यह साधारण बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती हैं। क्या करती हैं? साधारण बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती हैं। अदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम हो और दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। यह साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करती है। सदिश और अदिश में अंतर देखेंगे। सदिश में और मतलब कौन कौन सदिश में आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, तो उसको देखेंगे। विस्थापन
सदिश में आता है वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, समवेग, आवेग और चुंबकीय क्षेत्र। ये सब जो होते हैं सदिश में आते हैं। और अदिश में देखेंगे तो द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, सदिश, क्षेत्रफल, सदिश बोले शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप और धारा, ये सब आते हैं। सदिशों का निरूपण करने के लिए, सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ जहाँ तीर का माथा होता है वह उसकी दिशा को बताता है। जहाँ तीर का माथा होता है वह उसकी दिशा को बताता है। और जो उसकी लंबाई होती है वो उसके परिमाण को बताती है। जैसे हम लोग इस तीर को खींच रहे हैं तो यहाँ से जो इसका सिरा है, माथा है, यह दिशा को बताएगा और यह जो लंबाई है इस परिमाण को बताएगी। इसमें देखिए सदिशों को जोड़ने के लिए एक नियम होता है, एक ए प्लस ए बी बराबर, यहाँ पर रिजल्टेंट ए प्लस बी को जोड़ देगा। अब देखेंगे समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार एक फार्मूला होता है ए प्लस बी मोड करके, ए करड़ी में ए स्क्वायर, करड़ी में पूरा लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। यहाँ पे जो होता है कास थीटा का मान जो होता है -1 और +1 के बीच में आना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इन सब से न छोटा होना चाहिए न बड़ा होना चाहिए। अब देखेंगे दो सदिशों के परिणामी तथा परिमाण को कभी भी शून्य नहीं हो सकता और न ही ऋणात्मक। मतलब दो सदिशों का परिणाम कभी शून्य नहीं हो सकता है और न ही कभी ऋणात्मक हो सकता है। हमेशा वह धनात्मक ही होता है, यानी 0 से ऊपर। और देखेंगे कि एक और फार्मूला होता है, ये तो मतलब उसी तरह से इन सबको जोड़कर आप लोग पता कर सकते हैं। अब देखिए ये सब फार्मूलों को याद करना है। जीरो साइन 0 अंश का मान जो होता है 0 होता है, 30 अंश का मान 1/2 और 45 अंश का मान 1/, कड़ी में 2, 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 और 90 अंश का मान होता है 1। इसको उल्टा कर देंगे तो काश का मान निकल जाएगा। काश 1 का मान, काश 0 अंश का मान बराबर यहाँ पे 90 अंश के बराबर होगा, यानी 90 को इधर, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। देखिए 30 अंश का मान 60 अंश के बराबर, 60 अंश का मान 30 अंश के बराबर हो गया है। और यहाँ पर देखेंगे जब भी हम लोग थीटा बराबर 90 रख देंगे तो क्या होगा कि मान जो है मैक्सिमम आएगा। यहाँ पर देखते हैं कि आर मैक्स बराबर होता है ए प्लस बी डायरेक्ट और आर मिनिमम बराबर होता है ए माइनस बी डायरेक्ट। और यहाँ पे देखेंगे कि एक होता है सदिशों का गुणनफल। यह सदिशों का गुणनफल है, अगर दिख रहा होगा तो गुणनफल लिखा गया है। तो सदिशों का गुणनफल जो होता है, सदिशों का गुणनफल जो होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको इस तरह से डॉट से प्रदर्शित करते हैं। और यह सदिशों के अदिश गुणनफल को हम लोग डॉट से सुनिश्चित करते हैं। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे को थीटा कोण पर हों तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा, ऐसे कर देंगे तो ए डॉट ए सदिश ए इंटू सदिश बी बराबर ए बी कास थीटा होगा। अगर इसमें कास थीटा आ गया तो समझ जाइए कि यह अदिश गुणनफल है। याद रखिएगा, अगर सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है, अदिश राशि होती है। क्या होता है सदिशों का अदिश गुणनफल, क्या होता है अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है। यहाँ पे देखेंगे कि सदिश गुणनफल क्या होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल को हम लोग क्रॉस से मतलब सूचित करते हैं। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे को थीटा कोण पर हों तो उनके सदिश गुणनफल जो होगा ए इंटू बी बराबर ए बी साइन थीटा एन होगा। एन मतलब होता है तल के लंबवत सदिश, यानी सदिशों का गुणनफल जो होता है एक सदिश राशि होती है। सदिशों का गुणनफल बराबर होता है सदिश या अदिश राशि। देखिए सदिशों का गुणनफल अगर इस तरह से दे दे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन टिक कर रहा है कि सदिशों का गुणनफल होता है, तो सदिशों का गुणनफल सदिश भी होता है और अदिश भी होता है। इसलिए हो सकता है कि मतलब या सदिश हो या अदिश हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी यह सी वाला ऑप्शन सही है। सदिश और अदिश दोनों नहीं होगा, ये इसमें इस डी का मतलब है दोनों सदिश और अदिश, मतलब दोनों है। यहाँ पे देखेंगे अगला चैप्टर है गति। गति से देखेंगे यह जो गति का चैप्टर है, गति से देखेंगे हम लोग कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो देखिए विस्थापन जो होता है शॉर्टकट रास्ता होता है और दूरी जो होता है जो लंबा रास्ता होता है। टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल पाथ कर्व्ड, मतलब जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और जो सीधा रास्ता होता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। दूरी और विस्थापन में कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं, इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है लोगों को। बस याद रखिए कि शॉर्टकट रास्ता जो होता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। आगे देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि न्यूनतम जो दूरी होती है, मतलब शॉर्टकट रास्ता जो होता है उसको हम लोग विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दूरी किसको बोलते हैं, तो दूरी किसी खास समय में चले गए पथ की लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं। दूरी जो होता है एक अदिश राशि है और दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है। अब देखिए विस्थापन, न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन सदिश राशि है और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है।
अब देखिए दूरी और विस्थापन का अनुपात जो होता है हमेशा एक से बड़ा होगा। यदि विस्थापन, जब यहाँ पे देखिए विस्थापन अगर नीचे होगा तो एक से बड़ा होगा, अगर विस्थापन को ऊपर कर देंगे तो एक से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से चित्र दे दिया 4 3 4 3 इस तरह से, तो इसमें दूरी का यहाँ से अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दूरी लेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक देखें लेंगे तो दूरी अगर लेंगे तो 4 3 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 4 3 4 3 मतलब 7 दूना के 14। और यहाँ से इस तरह से सीधा लेंगे तो 5 5 10 को जोड़ देंगे मतलब 10 हो जाएगा। यहाँ पे इसका अनुपात हो जाएगा 7:5, यानी 14:10 को हम लोग लिख सकते हैं 7:5। तो जब भी हम लोग दूरी को ऊपर रखेंगे तो क्या होगा कि विस्थापन और दूरी का अनुपात का मान जो होगा वह बड़ा आएगा। अब देखिए इस तरह से सवाल पूछता है कि अगर कोई गाय एक वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर हो। तो देखिए 7 मीटर ऐसे ले लेंगे, अगर इसको 2.5 चक्कर लगाती है, एक चक्कर यहाँ से शुरू करें, मान लो 1 चक्कर 2 चक्कर 2.5 चक्कर यहाँ पे आएगा। तो इसमें देखें दूरी जब लेंगे तो इसके पूरी 2 चक्कर की परिधि को ले लेंगे तो इसका मान होगा 110। और जब हम लोग इसको ऐसे लेंगे मतलब इसका विस्थापन लेंगे तो विस्थापन तो यहाँ से बस यहाँ तक का हो रहा है, मतलब 60 कर दूरी बराबर 7 दूना के 14 कर देंगे। तो देखिए यहाँ से ऐसे पूछ देता है, यहाँ से ऐसे पूछ देता है कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है तो और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। विस्थापन 0 हो जाएगा और दूरी 10 हो जाएगी, क्योंकि अगर 5 मीटर ऊंचाई पर फेंका जाता है और फिर वह ऊपर से नीचे आ जाता है तो यहाँ पे देखिए 5 मीटर गया और 5 मीटर आ गया, यानी जहाँ से गया वहाँ पर 0 पर आ गया, इस तल पर आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि मतलब यहाँ से गया और यहीं पर आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि यह विस्थापन 0 हुआ है। लेकिन दूरी क्या होगी, एक यहाँ से इस तरह जाएंगे और यहाँ से जाएंगे, पूरे को नाप लेंगे तो यह 10 मीटर हो जाएगी और दूरी और विस्थापन का अनुपात अनंत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या और 14144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो 23.5 मीटर त्रिज्या का हम लोग परिधि निकाल लेंगे, परिधि तो निकाल लेंगे ऐसे, कितना चक्कर लगाता है पथ पर, एक चक्कर लगाता है, परिधि इस परिधि के बराबर ही चक्कर लगाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इसको देखेंगे तो एक चक्कर मतलब लगाएगा तो यह जो विस्थापन होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, दूरी केवल परिमाण को दर्शाती है, व्यक्त करती है, और दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होती है। यह दूरी यह जो होती है अदिश राशि होती है। और देखिए विस्थापन जो होता है, विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। विस्थापन धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य भी हो सकता है, और बिना विस्थापन सदिश होता है। देखिए यहाँ पर जो होता है चाल, चाल जो होता है, चाल को हम लोग एकांक समय में तय की गई दूरी मतलब किसी खास समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल बोलते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। आगे देखिएगा कि वेग, वेग क्या होता है। वेग जो होता है एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को हम लोग वेग बोलते हैं। अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब देखिए कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी इस तरह से हम लोग लेंगे, इसको फार्मूला को यूज करेंगे डी और टी और वी। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका गुणा कर देंगे, अगर वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को भाग दे देंगे, टाइम निकालना है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और इसको वेलोसिटी से भाग दे देंगे। यहाँ पे इसको दर्शाने के लिए त्रिभुज को बनाया गया है। देखिए एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और यह सदिश राशि होती है। वेग दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को हम लोग u से और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। इसको u और इसको v से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे कि त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है कि त्वरण वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण में जो होता है, त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी ए बराबर होता है जो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। और त्वरण का मात्रक होता है कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और त्वरण की बीमा होती है LT/-2। अब देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए कि महत्वपूर्ण तथ्य में क्या होता है कि एक समान वेग होने पर त्वरण का मान शून्य होता है। देखिए एक समान वेग है 10 10 10, यानी 2 सेकंड में 10
10 10, यानी 10 में से 10 घटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, और 0 आएगा तो जायज़ सी बात है कि जो है त्वरण का मान हमेशा 0 ही रह जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रारंभिक वेग जब 10 लेंगे और अंतिम वेग 20 लेंगे तो समय अगर 2 सेकंड लेते हैं तो त्वरण का मात्रक मान जो होता है 5 मीटर प्रति सेकंड आता है। जब हम लोग प्रारंभिक वेग 20 और अंतिम वेग 10 लेते हैं और समय का मात्रक फिर 2 सेकंड लेते हैं तो यहाँ पे -5 आता है। देखिए प्लस और 5 -5 में अंतर होता है। +5 को हम लोग त्वरण बोलते हैं और लेकिन -5 आए तो इसको हम लोग मंदन बोलते हैं। देखिएगा कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। मतलब देखिए कि यहाँ पे वेग का मान एक समान रूप से बढ़ता है। ये वेग का मतलब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और त्वरण देखिए हमेशा सेकंड 2 सेकंड ले रहा है। 2 सेकंड में यहाँ पे, 2 सेकंड में 4, 2 सेकंड में 8, 2 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 12, इससे बढ़ता चला जाएगा। तो त्वरण का मान भी क्या होगा कि 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2, और 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 2 में से 2 भाग देंगे तो 1 मीटर प्रति सेकंड आएगा। और यहाँ पर देखिए कि यदि u का मान छोटा है v से तो त्वरण होगा, और u का मान बड़ा है v से तो क्या होगा कि मंदन होगा। जो कि ऊपर देख लेंगे कि u का मान देखिए, u का मान 10 जो है छोटा है 20 से, तो यह क्या होगा कि त्वरण है, और यहाँ पे u का मान ज़्यादा है v से 10 से, तो यहाँ पे क्या है कि मंदन है। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखना है कि मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। उदागर और हॉरिजेंटल में क्या फ़र्क होता है देखेंगे कि जब देखिए जब हम लोग नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे से ऊपर आएंगे, नहीं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का जो सिस्टम है, तो जब हम लोग यहाँ पर ऊपर रहेंगे तो u का मान जो होगा 0 होगा, लेकिन अगर जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जा रही हो तो यहाँ पे v का मान 0 हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब ऊपर से तुरंत ऐसे नीचे फेंकने पर नीचे आती है तो यहाँ पर तो एक बार रुकेगी, और रुकेगी तो 0 हो ही जाएगा। अब देखते हैं कि विराम अवस्था से चलेगा तो 0, और ब्रेक लगाएगा तो भी 0। देखिए यहाँ पे इन सवालों को करने के लिए अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 सेकंड के बाद उसमें 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है तो कार का मंदन प्राप्त करना है। तो कार का मंदन प्राप्त करने के लिए इसको पहले बदल लेंगे। इसको बदलेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड जब आएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि 20 में से 0 क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग मंदन ज्ञात करना है तो 20 में 5 से भाग दे देंगे और -4 आ जाएगा। यहाँ पे 0 में से घटाएंगे तो अब देखेंगे कि मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। और देखिए यहाँ पे यस जो होता है विस्थापन होता है, वी जो होता है प्रारंभिक वेग, और यू जो होता है प्रारंभिक वेग, और वी जो होता है अंतिम वेग, ए जो होता है त्वरण, और टी जो होता है समय गुरुत्वीय, और जी गुरुत्वीय त्वरण, और जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नोट देखेंगे कि छात्रों द्वारा प्रश्न बनाते समय जो मान होता है कभी कभी 9.8 की जगह 9.2, 9.8, 9, 19.6 ले लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा मान लेते हैं तो आप लोग इस तरह से सवाल को लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सवाल दिया है कि जब v बराबर u प्लस ए टी है तो हम लोग अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है तो वहाँ पे g का मान माइनस लेंगे, और ऊपर से नीचे आ रही है तो g का मान प्लस लेंगे। यहाँ पर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी दूसरा फार्मूला होता है, और एक और फार्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसमें भी वही चीज़ को रखेंगे। आगे देखते हैं कि गति के समीकरणों को उनके नाम से संबंधित करते हैं। अगर देखिए पहले समीकरण में किस किस चीज़ का संबंध होता है, भी और यू प्लस ए टी, मतलब यू प्लस ए टी। अब देखेंगे कि यू और ए को 0 कर देंगे। देखिए इस किताब की एक खासियत होती है, और जो जिन जिन सर की ये किताब है आप लोग उनसे अगर पढ़े होंगे कभी तो वो भी एक खास टीचर में गिने चुने जाते हैं। एक बहुत महान मन नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छे टीचर हैं। आप उनसे भी पढ़िएगा, देखिएगा कि एक बढ़िया कंसेप्ट आप लोग का तैयार कर देंगे। देखिए कि देखिए यहाँ पे देखिए टाइम पास नहीं करना है, परीक्षा का समय है। यू बराबर 0 और ए बराबर 0 रख देंगे इन सब मानों में, तो हमको जो बचेगा उससे हम लोग पता कर लेंगे कि किस इसमें क्या क्या संबंध है। देखेंगे कि जब यू को हम लोग 0 कर देंगे और ए को 0 कर देंगे तो टी और भी बच रहा है, यानी देखिए समय और वेग बच रहा है। उसी तरह से इन सब में कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए यह इनका सर जी का नाम जो है एस के झा सर है, एस के झा सर, और यह पटना के टीचर हैं, और इनकी ये बुक है। मैं इस बुक को पूरी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि लगभग 4 से 5 वीडियो में इस पूरी किताब की थ्योरी को ख़त्म कर दूंगा। कितना हूँ मतलब समय लगे, लेकिन 4-5 वीडियो में सोचूंगा कि कवर कर दूँ। देखिए कि यहाँ पे
विस्थापन ऊपर और समय इस तरह से है, इस तरह का चित्र देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से जब ये तीर जाती है, इधर जाती है, तो देखिए यह कहीं ना कहीं बढ़ने का चित्र दिखा रही है, या घटने का चित्र दिखा रही है। और ये वाली जो है कहीं ना कहीं विराम का चित्र दिखा रही है, और यह तो संभव ही नहीं हो सकता है कि समय रुके। समय यहाँ पे कभी नहीं रुक सकता है। देखिए 5वें नंबर में समय कभी नहीं रुक सकता है, क्योंकि समय चलता ही रहता है। देखेंगे कि वेग, पहले नंबर में देखेंगे कि वेग बढ़ रहा है, पहले नंबर में वेग बढ़ रहा है, दूसरे नंबर में वेग घट रहा है, तीसरे नंबर में क्या है कि समान वेग से वस्तु चल रही है, और चौथे में क्या होता है कि विराम से चल रही, विरामावस्था में यह रुकी हुई है। मतलब यहाँ पे वेग नहीं बढ़ रहा, विस्थापन नहीं बढ़ रहा है, यह रुकी हुई है। और समय बढ़ रहा है, रुक गई तो मतलब विरामावस्था में है। अब देखेंगे कि यह 5वां नंबर जो है असंभव है। आगे देखेंगे कि यह देखिए कि वेग और समय, में जब इस तरह से ग्राफ बनाएगा तो देखिए यहाँ पे पहला में त्वरण बढ़ेगा, दूसरे में त्वरण घटेगा, तीसरे में समान रहेगा, और चौथे में जो होगा वेग समान रहेगा। वेग मतलब बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, जो वहीं पर रुका है तो वेग समान रहेगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मतलब मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। और यहाँ पे देखेंगे तो ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा था। अब देखेंगे कि जैसे वेग बढ़ रहा है और समय इधर है, तो क्या होगा, इस तरह से जा रहा है तो इस तरह से ग्राफ बनाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि मतलब क्या होगा कि समय पहली स्थिति में त्वरण बढ़ेगा, दूसरी स्थिति में घटेगा, तीसरी स्थिति में समान त्वरण रहेगा, चौथी स्थिति में एक समान वेग रहेगा, और पांचवी स्थिति असंभव रह जाएगी। अब इस तरह से ग्राफ बनाएगा और इसमें पूछेगा कि चली गई जो दूरी है वह कितनी है 15 सेकंड में। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो समय है यह 15 सेकंड है। 15 सेकंड में जो यह टाइम ले रहा है, 15 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 40 और 15 इसका हम लोग सीधा सीधा गुणा कर देंगे और 600 मीटर मार के चल देंगे। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब आयत बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई का यूज करके मतलब इसको टिक करेंगे। आगे देखते हैं कि इस तरह का फार्मूला, इस तरह का अगर चित्र देगा तो हम लोग एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, और जब एरिया निकल जाएगी तो वह ग्राफ में चली गई जो दूरी है उसी को, जो जो एरिया है वह दूरी को ही निरूपित करती है। मतलब जो एरिया है उससे हम लोग दूरी को निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं प्रक्षेप्य गति। इसमें ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें अगर देखिए कि अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है और क्षैतिज तथा उदग्र ऐसी गतियों को मतलब तय करता है, तो क्या होता है कि क्या होता है कि यहाँ पे प्रक्षेप गति, देखिए प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है। छक्का मारने पर बाल की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति। अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे बंदर को गोली चलाता है तो गोली चलते ही अगर बंदर कूद जाता है तो संभावना है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लगे जाएगी, क्योंकि पहले गोली का पथ क्या था, सरल रेखी था, और फिर गोली का पथ प्रक्षेप पे हो जाएगा। मतलब यहाँ से इस तरह से अगर कोई बाल भी फेंकते हैं तो इस वाली स्थिति को हम लोग प्रक्षेप गति बोलते हैं। और इसका कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे परास और ऊंचाई और क्या होता है टाइम, इन सब का फार्मूला होता है। तो हम लोग इसको यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार देखेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे एच आर टी लिखेंगे, और हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। एच का ले लेंगे पहले, एच का फार्मूला लिखेंगे। मतलब एच के फार्मूले में क्या होगा कि सब सब घात ऊपर रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा और 2g है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोग एच का लेंगे तो सब घात ऊपर रहेगी और यह 2g रहेगा। लेकिन अब वहीं पे अब उसके बाद आर का लेंगे तो हम लोग एक घात को नीचे करेंगे, इस वाले मतलब इस एक साइड से एक घात को नीचे करेंगे और इस वाले को दो को हटा देंगे। देखिए यहाँ पे u और फिर उसके बाद साइन 2 थीटा अपान जी लिखेंगे, यह हो जाएगा आर का मान। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर भी है, और इस तरह से इसको ट्रिक बनाएंगे। और फिर उसके बाद टी का लिखेंगे तो 2u साइन थीटा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे से 2 को हटा देंगे और उसके बाद यह जी रहेगा। यह टी का मतलब यह आर और यह टी और यह एच, मतलब ऊंचाई और रेंज और टाइम। यहाँ पे देखते हैं कि मतलब यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे जो है कि क्षैतिज दिशा में चली गई जो दूरी है उसको हम लोग परास बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अगर थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो रेंज जो होगी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी यू स्क्वायर अपान जी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अगर वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए तो क्षैतिज क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करेगा। अगर देखिए ऊंचाई को हम लोग एच मैक्स बराबर कैसे निकालेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी को लेंगे और
टी का यूज जब करेंगे तो उड़ान काल जो होता है, उड़ान काल हम लोग बोलते हैं टी बराबर 2u साइन थीटा अपन जी होता है। अब देखिए कि यह इन सब फार्मूलों का यूज करके हम लोग इन सवालों को लगाएंगे और इस तरह से मतलब न्यूमेरिकल को हल करेंगे। इसमें इस चैप्टर में कुछ है नहीं, देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में यहाँ पे समझाया गया है एच आर और टी को यू स्क्वायर इसमें है, यहाँ पे देखिए दोनों स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर हट के यहाँ पे नीचे आ गया है, यहाँ पे यू का स्क्वायर हट के नीचे आ गया है, यहाँ पे 2 को गायब कर दिया है। तो इस तरह से अब देखिए ये है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा सर हैं और यह भारत के जो हैं एक एथलीट हैं जो साइंस का यूज करके भाला को बहुत दूर तक फेंक देते हैं। जैसे 45 डिग्री का एंगल जब ये लेते हैं अपने भाले का धरती से 45 डिग्री का एंगल लेते हैं तो यह जो भाला है यू स्क्वायर जी पर काम करके मतलब बहुत दूर तक निकल जाता है। अब देखते हैं कि अगला चैप्टर है 5वां नंबर का चैप्टर है और हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टरों को मतलब एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कवर किया जाएगा और देखा जाएगा। अगला चैप्टर है उत्तोलक। उत्तोलक जो है उत्तोलक देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारे काम को आसान बनाने वाली मशीन होती है। इसमें कुछ सोचना नहीं है, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन ही होती है। अब देखेंगे उत्तोलक, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान बना देती है। उत्तोलक में 3 चीज़ होते हैं, भार, आलम्ब और आयास। भार जो होता है क्या करता है कि भार, आलम्ब और आयास, आलम्ब जो होता है बीच में होता है भार जो होता है वस्तु का भार, और आयास जो होता है मतलब जो हम लोग बल लगाते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करने के लिए। आप लोग कभी देखे होंगे कि जैसे ऐसे क्या होता है कि जैसे इस तरह से मान लीजिए कि जब आप लोग स्कूल में जाते हैं तो इस तरह से एक हम लोग क्या करते थे, एक पट्टी लगाकर इस तरह से खेलते थे। इस पर झूले पर बैठ जाते थे, एक और राधा एक और मोहन बैठ जाता था और उसके बाद क्या करते थे कि ऊपर नीचे ये सब करते रहते थे, ऊपर नीचे। तो इस वाले पॉइंट को जहाँ से ऊपर नीचे होता है घूमता है, इसको हम लोग बोलते हैं आलम्ब। और कुछ नहीं है, मतलब साइंस एकदम मज़ेदार चीज़ है, इसको पढ़ेंगे देखेंगे। देखिए आलम जो होता है, देखिए यहाँ पर बनाया है बीच वाला चीज़ को हम लोग आलम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में फलक्रम बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं एफर्ट, मतलब जो मतलब हम लोग ताकत लगाते हैं उसको एफर्ट बोलते हैं, और जो वस्तु का वजन होता है उसको हम लोग लोड बोलते हैं। किसी भी उत्तोलक की दक्षता जो होती है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि किसी भी उत्तोलक की दक्षता जो होती है 100% से कम ही होती है हमेशा। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, लोड, एफर्ट और फलक्रम। याद रखना है, लोड, एफर्ट और फलक्रम। लोड जो होता है वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है, फलक्रम जो होता है यानी आलम जो होता है वह बिंदु जहाँ पर पेंच लगा होता है, और आयास जो होता है वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है। उत्तोलक के सिद्धांत को किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो होता है क्या होता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब बिंदु बीच में ही रहेगा। आलम्ब बिंदु क्या होगा, बीच में ही रहेगा। और एक सेकेंड, देखिए आलम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम बीच में रहेगा और बाद बाकी जो सभी चीज़ें होती हैं वह किनारे पर होंगी। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि आलम जो होता है बीच में रहेगा, एफर्ट जो बीच में होगा, और इसका जो है मतलब उदाहरण जो होता है शीशा, झूला, पिलास, सणासी और कैंची, तुला, नेल कटर, चापाकल, ये सब होते हैं। इन सब का चित्र देखेंगे तो होता है पिलास, यहाँ पे कैंची, यहाँ पे होता है तराजू, यहाँ पे होता है नेल कटर, और ये होता है देखिए नेल कटर में हम लोग देखिए यहाँ पे फलक्रम होता है, यहाँ पे एफर्ट होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। जब हम लोग क्या करते हैं कि मतलब इस तरह से बीच में होता है। अब देखिए तराजू में हम लोग देखेंगे फलक्रम देखिए बीच में है और इधर से ऊपर नीचे होता रहता है। कैंची में भी देखिए फलक्रम बीच में है, ये एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे होता रहता है। प्लस में भी उसी तरह से होता है। आगे देखेंगे कि साइकिल का ब्रेक और शीशा, झूला, संडासी, संडासी आप लोग देखे होंगे, जैसे किसी भी अखरोट उखरोट को तोड़ना है तो उसको यूज करने के लिए। देखते हैं कि द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक में क्या होता है कि इसमें जो होता है भार बीच में होता है। और देखिए हम एक ट्रिक बताएंगे अभी थोड़ी देर के बाद, इस पेज के बाद देखेंगे कि भार बीच में होगा, एफर्ट और फलक्रम दोनों किनारे पर होंगे। इसमें इसका फार्मूला, इसका मतलब उदाहरण जो होता है, फेमस उदाहरण है सरौता। खैनी काटने की मशीन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं, खैनी काटने की मशीन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और देखेंगे कि नींबू निचोड़ने की मशीन जो होती है और एक पहिया कूड़ा गाड़ी। देखिए तृतीय श्रेणी की उत्तोलक में प्रयास बिंदु जो होता है बीच में होता है, और सब जो होते हैं किनारे पर होते हैं। यहाँ पर इसका उदाहरण है चिमटा, किसान का हल। आगे देखेंगे कि हाथ में बेलना, और यह देखिए ट्रिक, ट्रिक देखेंगे इसमें। इस वाली ट्रिक को आप लोग मत देखिए, इस वाली ट्रिक को जो पेंसिल से लिखी हुई है इसको देखेंगे। आलम को आप लोग बंद कर लीजिए, और आलम को बंद कर लेंगे आलम को, तो क्या होगा कि यहाँ पे जब आप आलम को एक मिनट,
देखिए आलम को इस तरह से ढक लेंगे और उसके बाद क्या होगा कि भार और आयास बचेगा, यानी पहला श्रेणी के उत्तोलक को ढक लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि द्वितीय श्रेणी में देखिए 2 अक्षर, तृतीय श्रेणी में 3 अक्षर, द्वितीय श्रेणी में 2 अक्षर, तृतीय श्रेणी में 2-3 अक्षर, और जो बच गया वो प्रथम श्रेणी में जाएगा। याद रहेगा, देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में 2 अक्षर यानी भार बीच में रहेगा, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में 3 अक्षर यानी आयास बीच में रहेगा, और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो बच गया वो इन दोनों के अलावा आलम जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में रहता है। इसमें देखिए एक फार्मूला होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार, यहाँ पर होता है भार, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास, यानी एक होता है भार बटे भुजा बराबर आयास बटे आयास भुजा। देखिए भार गुणे भार भुजा बराबर आयास गुणे आयास भुजा होता है। यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ देखेंगे, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास, यानी आयास भुजा बटे भार भुजा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा और एक से छोटा तथा एक के बराबर तीनों हो सकता है होता है, और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से बड़ा ही होता है, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में हमेशा यांत्रिक लाभ एक से छोटा होता है। अगला अगला चैप्टर है कि न्यूटन के तीन न्यूटन के जो गति के नियम हैं तीनों, उन सबको देखेंगे और देखेंगे कि न्यूटन ने क्या कहा था। आगे देखेंगे, इस पेज को थोड़ा साइड करते हैं और एक सेकेंड। दोस्तों आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ी सी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन देखिए हम चुकेंगे नहीं, हम कंप्यूटर से भी वीडियो बनाते हैं। कंप्यूटर से क्या होता है कि जल्दी से कवर नहीं होता है, जैसे माउस जो है हमारी चलाने की स्पीड सही नहीं है और यहाँ वहाँ पर कंप्यूटर में आँखें दर्द करने लग जाती हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे जो न्यूटन के यहाँ पे इसके जहाँ सर की किताब का जो है 6वां चैप्टर है, और हम सोचेंगे कि लगभग 10 चैप्टर को एक वीडियो में कवर कर देंगे। अब देखेंगे कि न्यूटन की गति का नियम, अगर आप लोग के पास किताब होगी तो इसको आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखेंगे कि जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध करना का मतलब होता है स्थिर रहता है और स्थिर रहना चाहता है। यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। गति के जड़त्व में क्या होता है कि जब वस्तु गति में होती है तो उसे गति का जड़त्व बोलते हैं, जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो हम लोग स्थिर स्थिति का जड़त्व बोलते हैं, यानी विराम का जड़त्व बोलते हैं। गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व जो होता है, देखिए गति का जड़त्व जो होता है विराम के जड़त्व से अधिक होता है, यानी इस तरह से फार्मूला टिक कर देंगे। आगे देखेंगे कि जड़त्व और इसमें मतलब द्रव्यमान और त्रिज्या में अंतर मतलब क्या होता है, मतलब उसको बोलते हैं संबंध देखेंगे तो जड़त्व और एम आर स्क्वायर होता है। जड़त्व बराबर एम आर स्क्वायर, यानी किसी भी चीज़ का मास और उसका रेडियस। आगे देखेंगे कि जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। न्यूटन ने अपनी गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। न्यूटन की गति के नियम को प्रकाशन सन 1687 में हुआ था। न्यूटन की गति, ये देखिए सवाल पूछ देता है 1687 पूछा था। देखिए न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। आगे देखते हैं कि इसका उदाहरण है, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री जो है आगे की तरफ गिर जाते हैं। रुकी हुई बस को अचानक चलने पर यात्री पीछे की तरफ गिर जाते हैं। देरी से दर्री को, जो जैसे दर्री होता है, कोई कपड़ा होता है पैर पोंछने वाला, जो दर्री होती है जो दरवाजे के सामने लगाई जाती है, उसको आप लोग पीटेंगे तो उसमें से धुल कर निकल जाते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने पर क्या होता है, जैसे उसको पूरा हिला दिए आप तो उसमें से फल गिर जाते हैं। यह सब गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। एक ग्लास के ऊपर एक पेपर रखते हैं और उस ऊपर के पेपर के ऊपर एक सिक्का रखते हैं। आप पेपर को जल्दी से खींचेंगे तो सिक्का क्या होगा, उस गिलास के अंदर गिर जाएगा। यह भी गति का पहला नियम का उदाहरण है। आगे देखेंगे कि कांच पर पत्थर मारने पर वह फूट जाता है, लेकिन गोली मारने पर क्या होता है कि वह नहीं फूटता है। क्या होता है ना कि जैसे आप लोग गोली मारते हैं तो वह वहाँ के उतने ही क्षेत्रफल को वह गति में लाता है और गति में लाकर पार हो जाता है, मतलब जल्दी से उसको उसकी स्थिरता को बनाए रखता है और उसमें छेद हो जाता है। लेकिन क्या होता है, पत्थर ज़्यादा एरिया को कवर करता है और उसमें गति ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वह मतलब फोड़ देता है, पूरा बर्बाद कर देता है। आगे देखेंगे न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। इसको याद रखना है कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न समवेग में परिवर्तन दर का समानुपाती होता है। आगे देखेंगे कि आरोपित बल बराबर समवेग आरोपित बल और यह समानुपाती का चिन्ह होता है। इस तरह से इनफाइनाइट की जैसे होता है,
और संवेग परिवर्तन की दर संवेग बराबर होता है यम इंटू भी। संवेग में परिवर्तन कब होगा, यम इंटू भी माइनस यम इंटू यू करेंगे। देखिए जब दो परिवर्तन होंगे, दो मतलब संवेग होंगे तभी तो परिवर्तन होगा, यानी यम भी यानी एक प्रारंभिक वेग एक अंतिम वेग को लेंगे एक मतलब एक के साथ अंतिम वेग एक के साथ प्रारंभिक वेग। अब इस तरह से यहाँ पे यम को कॉमन लेंगे तो भी माइनस यू बटे टी ये बराबर ए हो जाएगा, और यहाँ पे ए यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा एफ बराबर एफ प्रोपोर्शनली ए एम ए, और एफ बराबर हम लोग के मतलब एक नियतांक लेंगे जिसको एक लेंगे, जिसका मान एक लेने पर एफ बराबर ए एम ए बल का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। आगे देखेंगे कि एफ एफ का एसआई मात्रक यानी बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और इसका एक और मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एफ का मतलब एफ का सीजीएस मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर यानी डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। बल के जो बल जो होता है सदिश राशि है, इसकी दिशा और परिणाम दोनों होता है। बल बल जो होता है किसी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान कार्य करता है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देती है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर के बाद भी आकार में परिवर्तन न होने को दृढ़ता बोलते हैं। जब तक बल नहीं लगेगा तब तक वस्तु की गति समान रहती है। मतलब कोई गति अगर चल रही, कोई वस्तु चल रही है खूब स्पीड से 40-50 की स्पीड से चल रही है, भाग रही है, तो उस पर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो चलती ही रहेगी चलती ही रहेगी चलती ही रहेगी। अगर प्लेन रोड है तो वहाँ पर घर्षण न लगे तब। जैसे आप बर्फीले क्षेत्र में चले जाइए और एक बार आप सरक रहे हैं तो वहाँ पे ब्रेक तो काम करता नहीं है, तो किसी न किसी तरह से घर्षण जब काम ही करता है तभी आप रुकते हैं। लेकिन अगर घर्षण वहाँ पे जीरो होता है बर्फ़ पे, याद रखिएगा कि बर्फ़ पे चलना है इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर घर्षण जीरो होता है। तो जब घर्षण जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे कोई बल कार्य नहीं करेगा। कोई किसी वस्तु को आप ढकेल दीजिए, वो इतनी तेज जाएगी और जब तक कहीं लड़ेगी नहीं भिड़ेगी नहीं तब तक वो रुकेगी नहीं। इसको हम लोग दूसरे नियम को इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि बल जो होता है यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग समान रहेगी। अगर कोई दृढ़ हो तो कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगाने पर उसका आकार परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई वस्तु जैसे ईंट पत्थर ले जाएंगे उसको आप लोग कितना ही बल लगाएंगे तो क्या होगा कि वह जल्दी खराब मतलब उसका क्या होगा कि वह आकार में परिवर्तन नहीं लाएगा। उसको आप लोग खूब दबाइए खूब तोड़िए मरोड़िए लेकिन उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए कि जब कोई बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण जो होता है 180 डिग्री, और जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री होता है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। जैसे देखेंगे कि यहाँ पे टेनिस यहाँ पे जो है उदाहरण है कि टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगती है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। ऊंची कूद लंबी कूद में जमीन खोद कर हल्का कर दिया जाता है बल्कि ताकि चोट न लगे। बड़ी कील अत्यधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट लगानी पड़ती है। कराटे के खिलाड़ी जो है ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे बल का सूत्र प्राप्त भी हुआ था आप लोग को, एफ बराबर एम ए। यहाँ से देखेंगे कि न्यूटन का तीसरा नियम जो है, मैं थोड़ा सा लटपटा जा रहा हूँ बोलते बोलते जल्दी जल्दी बोलते बोलते जबान थोड़ी सी लटपटा जा रही है। देखेंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसको बोलेंगे तीसरा नियम। न्यूटन के तीसरे नियम में दो बातें स्पष्ट होती हैं। बल हमेशा जोड़े में होता है और यह कभी अकेले नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है तो रस्सी टूट जाने के कारण उसे चोट लग जाती है। देखिए बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट लगना। जमीन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, पानी पर तैरते समय पानी पर चोट करना, नाव से कूदते समय नाव का पीछे हटना, यानी राकेट का उड़ना, है सब तीसरे नियम का उदाहरण है। तीसरे नियम के अनुसार तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। आगे देखेंगे कि न्यूटन के गति के जो है न्यूटन के गति का विरोध जो है प्रथम नियम, अधिक लगना या कम लगना जो है चोट द्वितीय नियम, चोट लगना तृतीय नियम। बल के प्रकार जो होते हैं बल के कितने प्रकार होते हैं, बल के जो होते हैं दो प्रकार, मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, संतुलित और असंतुलित। संतुलित बल जो होता है वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है। इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता लेकिन अधिक होने के कारण अवस्था बदल जाती है। असंतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल वह बल होता है जो असमान तथा विपरीत होता है परंतु वस्तु को गति प्रदान करता है। यदि कोई पिंड सतत चाल से चलेगी तथा इसका अर्थ है कि कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। देखिए संतुलित बल क्या होता है कि जब दोनों तरफ से बराबर बल लगेगा तो उसको हम लोग संतुलित बल बोलेंगे। अगर एक तरफ थोड़ा सा कम बेसी हो गया तो उसको हम लोग असंतुलित बल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे एक घोड़ा टांगे को खींच रहा है
तो घोड़ा आगे बढ़ता है किसके कारण बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। देखिए कि यहाँ पे एक लड़का है और यह एक मतलब एक ब्लॉक को खींच रहा है और खींचने पर क्या होता है कि घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखिए यहाँ पर यह इधर को खींच रहा है लेकिन घर्षण बल क्या कर रहा है, इसके विपरीत कार्य करता है, फ्रिक्शन बल बल बोलते हैं। घर्षण बल देखेंगे कि घर्षण बल एक क्षयकारी बल होता है, इसको क्षीण बल भी कहते हैं। यह स्नेहक की सहायता से कम हो सकता है, स्नेहक बोलते हैं लुब्रिकेंट। अभी आप लोग देखे होंगे साइकिल चलाते हैं या आप लोग कहीं छाँटी वाँटी बालने वाली जो मशीन होती है, आप लोग देखे होंगे ट्रैक्टर टाली इन सब में ग्रीसिंग किया जाता है, तो यह इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीसिंग, तेल डालना, ऑयलिंग। आप लोग देखेंगे कि बिना मोबिल के कोई गाड़ी नहीं चलती है, 2 चक्का या कोई भी गाड़ी, इंजन जो होते हैं बिना मोबिल के नहीं चलते हैं। मोबिल का मतलब होता है कि लुब्रिकेंट होता है मोबिल, जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कि स्नेहक के रूप में तेल, मोबिल, ग्रीस और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है यह कार्बन का अपरूप होता है। आगे देखेंगे कि स्नेहक स्नेहक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और अर्धठोस। ठोस में जो होता है ग्रेफाइट होता है, और जो होता है कि द्रव में तेल होता है, मोबिल होता है, और अर्धठोस में जो होता है ग्रीस होता है। ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर नहीं नहीं निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल का मान जो होता है सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वह घर्षण बल के कारण रुक जाएगी। दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। जैसे अनियमितता का मतलब होता है कि रफनेस, मतलब कोई भी चीज़ मतलब थोड़ी मोड़ी खुरदरी है तो वहाँ पर जो है घर्षण बल जरूर लगेगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता है बल्कि वह तापीय ऊर्जा में बदल जाता है, परिवर्तित होता है। सतह सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। घर्षण बल के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता परंतु घर्षण तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। घर्षण बल के प्रकार जो होते हैं कितने होते हैं? स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण, लोटनिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण जो होते हैं उसको हम लोग कौन कौन से बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण जब वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, सीमांत घर्षण बल होता है। यह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने या सरकाने की स्थिति में होती है। गतिज का घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु आनत तल पर फिसल रही होती है, मतलब किसी भी आनत तल पर फिसल रही होती है तो हम लोग बोलते हैं कि वह घर्षण बल यहाँ पे लग रहा है। आगे देखेंगे कि कौन सा घर्षण बल? गतिज घर्षण बल। आगे देखेंगे कि लोटनिक घर्षण बल क्या होता है। लोटनिक घर्षण बल क्या होता है कि घर्षण बल जो किसी वस्तु को पर तब कार्य करता है जब वस्तु लुढ़क रही हो, यानी ऐसे ऐसे लुढ़क रही हो। देख रहे हैं आप लोग एक बेलन है जो लुढ़क रहा है। स्थितिज घर्षण बल जो होता है स्थैतिक घर्षण बल होता है, गतिज घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल से ज़्यादा होता है। देखिए बाल बेयरिंग गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देती है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण का मान कम होता है। घर्षण बल के लाभ और हानि देखेंगे। घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू में नहीं चल पाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए घर्षण बल कम होने के कारण हम लोग बर्फ पर फिसल जाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू पर नहीं चल पाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पुर्जे टूट जाते हैं और घर्षण की कमी होने के कारण मशीनें चल नहीं पाती हैं। घर्षण के कारण ही हम लोग रोड पर चल पाते हैं। यह बहुत अच्छी चीज़ है और ख़राब भी चीज़ है। जो जैसे अगर घर्षण ज़्यादा हो जाएगा तो मशीनें ख़राब हो जाती हैं, घर्षण कम भी हो जाएगा तो मशीनें ख़राब हो जाती हैं। मतलब इसका एक बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। घर्षण बल देखिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। वैसे घर्षण जो हमें लाभ पहुँचाते हैं उसको हम सकारात्मक बोलते हैं। वैसे घर्षण जो हमें लाभ नहीं पहुँचाते हैं, मतलब हानि पहुँचाते हैं, उसको हम लोग नेगेटिव मतलब नकारात्मक घर्षण बल बोलते हैं। आगे देखेंगे कि घर्षण गुणांक क्या होता है। घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है और घर्षण बल जो है अभिलंब प्रतिक्रिया, यहाँ पे देखेंगे कि समानुपाती का चिन्ह लग गया है। अब देखेंगे कि म्यू बराबर एफ अपान आर, इसको आप लोग बस देख लेंगे। और देखिए घर्षण गुणांक यहाँ पे इसका मात्रकहीन यानी बीमाहीन राशि होती है और घर्षण गुणांक का मान 0 और 1 के बीच हमेशा होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य को हम लोग ऋणात्मक जो होता है कार्य जो होता है घर्षण बल के विरुद्ध, घर्षण बल यहाँ पर देखिए मात्रकहीन मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया था, भूल गया था। यहाँ पे देखेंगे कि जो है घर्षण गुणांक एक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है और घर्षण गुणांक का मान जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य जो होता है ऋणात्मक होता है। आगे देखेंगे कि आगे देखते हैं कि कार्य शक्ति और ऊर्जा से संबंधित जो सवाल हैं उनको देखेंगे कि मतलब सवाल नहीं, थ्योरी को देखेंगे कि कार्य का मतलब होता है कि कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना इत्यादि। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल तथा विस्थापन के अनुदिश
गुणनफल, यानी W बराबर F इंटू यस। अब देखेंगे कि W बराबर होता है, एक फार्मूला होता है W बराबर एफ एस कास थीटा। कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर बराबर जूल के। एक कार्य बराबर होता है CGS मात्रक, CGS मात्रक इसको हम लोग अर्ग बोलते हैं। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। कार्य का बीमा जो होती है M/L पर -2 और T पर -2 होती है। कार्य एक अदिश राशि है। अगर किसी दीवार पर धक्का, देखिए अगर हम लोग किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। अगर क्योंकि विस्थापन शून्य होता है, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोग्राम का बोझा लेकर चलता है और कई वर्षों तक खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। अगर कोई कुली 100 किलोग्राम का बोझा लेकर मीलों दूरी तक चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा है और चढ़कर उतर गया तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन शून्य होता है। आगे देखेंगे कि किया गया कार्य धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। घर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य का मान ऋणात्मक होता है। आगे देखेंगे कि मतलब इन प्रश्नों को करने के लिए हम लोग ऐसे यूज करेंगे एफ एस कास थीटा, और एफ एस कास थीटा को यूज करके लगा देंगे। अब देखिए कि ऊर्जा किसको बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और CGS मात्रक अर्ग होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा जो होती है अदिश राशि होती है। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार जो होते हैं कौन कौन होते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा मतलब होता है और प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है M 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। यह फार्मूला होता है। गतिज ऊर्जा देखेंगे, गतिज ऊर्जा क्या होता है, गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। यम द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर भी वेग से गतिशील है तो हम लोग बोलेंगे कि वह वस्तु में जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे द्रव्यमान एनर्जी जो होता है, द्रव्यमान एनर्जी, अगर उसमें द्रव्यमान के कारण कोई ऊर्जा होती है तो उसको हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा बोलते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर mc²। इसको खोजे थे आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने। आइंस्टीन द्वारा यह दिया गया था द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आपेक्षिकता का सिद्धांत इसको बोलते हैं, इसको सापेक्षिकता का सिद्धांत भी बोलते हैं और थ्योरी या फिर रिलेटिविटी भी बोलते हैं। निगेटिव नहीं, नाभिकीय ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से भी प्राप्त होता है। देखिए कुछ मुख्य प्रकार की ऊर्जाएं जो होती हैं उसको हम लोग देखेंगे कि सौर ऊर्जा हमारे सौरमंडल और ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत सूर्य है। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है परमाणु के नाभिक में भंडारित ऊर्जा जो होती है उसको विखंडन या संलयन से इसे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए इसी आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम बनाए जाते हैं। ध्वनि ऊर्जा क्या होता है कि यदि कोई वस्तु कंपन करती है तो कंपन के कारण ध्वनि भी उत्पादित होती है। जिसमें ऊर्जा निहित होती है। तेज तेज आवाज़ करती हुई वायुयान से गुजरने से कभी कभी घरों की खिड़कियों के शीशे चटक जाते हैं। किसी के बोलने से भी उत्पादित ध्वनि से हमारे कान के पर्दे कंपन करते हैं, जिससे हमें ध्वनि सुन सकते हैं। मतलब अगर कोई आदमी बोल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ तो बाद में देख लीजिएगा इसको। आगे देखिए कि रासायनिक ऊर्जा विभिन्न तत्वों व पदार्थों के रासायनिक संयोग तथा अभिक्रिया से ऊर्जा उत्पादित होती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा जो होती है, प्रकाश ऊर्जा देखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, विभिन्न प्रकाश स्रोतों जैसे सूर्य, दीपक, विद्युत बल्ब आदि से उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा निहित होती है, जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल और कुकर में हरे हरे पौधे तथा भोजन निर्माण करने में। देखिए ऊष्मीय ऊर्जा विभिन्न वस्तुओं के जलने तथा सौर ऊर्जा के विकिरण, दो सतहों के घर्षण घर आदि से गर्मी या ऊष्मा अलग उत्पन्न होती है, जिसे ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। आगे देखेंगे कि अगर किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो हम लोग अगर वेग को दुगना करते हैं तो दुगना के 4 यानी 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना वेग हो जाएगा, तो यही वाला 4 आगे चल जाएगा तो 4 गुना पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे देखेंगे समवेग क्या होता है। समवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताती है। समवेग जो होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी P बराबर mv। P बराबर होता है, P का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। P एक बीमा है जो MLT पर माइनस, P की बीमा जो है MLT पर -1। P एक सदिश राशि है और समवेग एक सदिश राशि है, याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा और समवेग में क्या होता है, एक संबंध होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2
थोड़ा सा 1 सेकेंड यार। चलिए देखते हैं, छोड़िए, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जा रहा है तो उसको मैं ठीक कर रहा था। ठीक है, तो ठीक लग रहा है। चेक कर, चलिए यहाँ से देखते हैं, संवेग और गतिज ऊर्जा से संबंधित संबंध को मैं बता रहा था। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा p²/2। देखिए यहाँ पे एम वी का मान रख देंगे तो एम से एम को मतलब भाग देंगे तो यहाँ पे m² हो जाएगा और एम ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा तो v² भी हो जाएगा, m² बराबर, और एम वी का मान होता है p और यहाँ पे p का मान स्क्वायर पर रख देंगे तो p² हो जाएगा और यहाँ पे एम बटे में आ जाएगा। आगे देखेंगे कि इस पर सवाल भी आते हैं और इसको आराम से आप लोग हल कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि यहाँ से जब दो अलग अलग द्रव्यमान के संवेग स्थिर हों तो क्या होगा कि हल्के वाले जो द्रव्यमान का होगा उसका जो गतिज ऊर्जा होगी अधिक होगी। आगे देखते हैं कि यहाँ पे इसको देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी समान हो तो जो होना चाहिए वो रहेगा, नहीं तो उल्टा होगा। आगे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सदिश राशि, सदिश बोल रहा हूँ, स्थितिज ऊर्जा जैसे है कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तो तथा पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई पर स्थिर हो तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो होगी mgh यानी मास, और यह होता है g का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण और h का मान होता है हाइट। यहाँ पे इन सब को सवाल को आप लोग हल कर लेंगे, यहाँ पे आराम से हल हो जाते हैं। स्प्रिंग से सवाल आते नहीं हैं और इसके उदाहरण से सवाल आते हैं। उदाहरण से सवाल देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण जो होते हैं, तना हुआ धनुष यानी का इस या स्प्रिंग, गद्दा, हाथ से पकड़ा हुआ पत्थर, छत से लटका पंखा, आकार में बदलाव के कारण शारीरिक प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, कॉइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने से स्थितिज ऊर्जा को बढ़ना, बांध में भंडारित पानी, चाबी वाली घड़ी का खिलौना, तना हुआ गुलेल। ये सब जो होता है स्थितिज ऊर्जा के मतलब उदाहरण होते हैं। गतिज ऊर्जा के उदाहरण देखेंगे, जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का, चलती हुई ट्रेन या बस, रनवे पर दौड़ता हुआ एरोप्लेन। अगला मतलब वो है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के जो उदाहरण होते हैं यानी यांत्रिक ऊर्जा के जो उदाहरण होते हैं उनको देखेंगे। छत पर दौड़ता हुआ लड़का दौड़ भी रहा है और छत पर भी है यानी ऊंचाई पर है। देखेंगे चलता हुआ पंखा चल रहा है और ऊंचाई पर है। देखेंगे उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर उड़ रहा है लेकिन ऊंचाई पर है। लुढ़कती हुई वस्तुएं मतलब कोई वस्तु इस तरह से ऊंचाई से लुढ़क रही तो यहाँ पे ऊंचाई तो होगी इस तरह से। यहाँ से मान लीजिए कि समतल है तो यहाँ से अगर इस तरह से पहाड़ से कोई पत्थर लुढ़क रहा है तो यहाँ पर भी ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। उड़ती हुई पतंग और चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति जो होता है इस क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण होता है। आगे देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत जो होते हैं, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। जैसे विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, टरबाइन जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वाद्य यंत्र जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और बारिश जो होती है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देने का कार्य करती है। जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं और या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि और क्रमशः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी दोनों हमेशा बराबर होते हैं, एक घटेगा और दूसरा बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं कि दक्षता क्या होती है, किसी निकाय और के निर्गत और निर्विष्ट के अनुपात को हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि दक्षता बोलते हैं। मतलब क्या दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंग्लिश में लोग ज़्यादा समझ जाएंगे, मतलब कोई आदमी कितना एफिशिएंट है, मतलब कोई आदमी कितना आउटपुट दे रहा है और उसका इनपुट से अगर भाग देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी निकल जाती है। आगे देखेंगे कि आवेग क्या होता है। आवेग जो होता है बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग कहलाता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। आवेग का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का बीमा जो होती है mlt पर -1 होती है। आवेग एक सदिश राशि है। एक सेकेंड यार।
आवेग एक क्या है, अब एक सदिश राशि। आगे देखेंगे कि अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है, वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, तो किस इससे क्या होता है कि समय का मान बढ़ जाता है और बल कम लगता है, तो इससे क्या होता है कैच लेने में आसानी होती है। आगे देखेंगे कि शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। आप कितने तेजी से कार्य कर रहे हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, और कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की ऊर्जा को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और कार्य करने की शक्ति दर को हम लोग शक्ति, दर शक्ति, दर शक्ति, दर शक्ति। देखेंगे कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। पी बराबर होता है डब्ल्यू अपान टी, यानी पी बराबर होता है एफ एस का सीटा बटे टी, और पी बराबर होता है पी एफ इंटू वी, और पी बराबर एक और फार्मूला लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी बटे टाइम। आगे देख सकते हैं कि शक्ति, शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। अगर किसी के पास अगर पावर आ जाती है तो वो किसी की भी वाट लगा सकता है। शक्ति की विमा जो होती है एम एल टी पर माइनस एम एल टी पर, एम एल पर 2 और टी पर -3 घात होती है। आगे देखेंगे कि सदिश, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है, और यह 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति का औद्योगिक मात्रक जो होता है HP होता है। जनरेटर या मोटर की शक्ति को हम लोग HP में व्यक्त करते हैं। अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। टक्कर देखते हैं, टक्कर 3 प्रकार की होती है। टक्कर जो होती है 3 प्रकार की होती है। प्रत्यास्थ टक्कर देखेंगे, यहाँ पे एक बार में तो आ नहीं रहा है। प्रत्यास्थ टक्कर देखेंगे कि जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटेगा, तो इसको हम लोग प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। और जिस वेग से टकराता है उसी वेग से नहीं लौटता है, उससे कम वेग से लौटता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है कि यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकराए तो उस वस्तु में चिपक जाएगी और उसके साथ साथ बनकर चलेगी, तो हम लोग बोलते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। आगे देखेंगे कि शक्ति यदि होगी तो आप का कार्य दर पर होगा, मतलब कार्य करने की दर को हम लोग, यार देखिए ट्रिक है, मैंने बनाया है इसको ट्रिक को, ज़्यादा सोचने समझने की बात है, बात नहीं है, मतलब है और नहीं भी है। आगे देखेंगे कि शक्ति का सवाल बनाते समय हम लोग एम जी एच अपान टी का प्रयोग करना चाहिए। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा और कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। रेखीय समवेग के सिद्धांत को पढ़ेंगे कि रेखीय समवेग की रेखीय समवेग के संरक्षण के सिद्धांत न्यूटन के तृतीय नियम का दूसरा रूप है, और तृतीय नियम के सभी उदाहरण इसी सिद्धांत से समझाया जा सकता है। यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल, असंतुलित बल कार्य कार्य नहीं करता है, तो इस निकाय पर कुल रेखीय समवेग स्थिर रहता है, संरक्षित रहता है। आगे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि यम वन प्लस यम टू बराबर यम1 v1 प्लस यम2 v2। आगे देखेंगे मतलब कोई वस्तु है यम1, मतलब वजन की, और भी वेग यू वेग से चल रही है, किसी यम2 वस्तु से टकरा गई, और उसके बाद उसका वजन v2 हो गया, तो इसको निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे, निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि किलोवाट, किलोवाट घंटा जो होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, जिसे सामान्य भाषा में 1 यूनिट बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा के खर्च को हम लोग किलोवाट घंटा यानी यूनिट में व्यक्त किया जाता है। यूनिट को निकालने का जो होता है फार्मूला कुछ इस तरह से होता है। यूनिट का है, जैसे इस तरह से एक किलोवाट बराबर 1 किलोवाट हावर बराबर 1 यूनिट, तो इसी तरह से 1 किलोवाट हावर बराबर होता है 36 गुणे 10 की पावर 5 जूल, यानी 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, इस तरह से लिखेंगे। और 1 किलोवाट हावर बराबर हो सकता है, होता है, हो सकता है नहीं होता है। आगे देखें कि यूनिट का फार्मूला निकालने के लिए क्या होगा, सभी उपकरण जो होते हैं, कितना उपकरणों की संख्या और उपकरणों की शक्ति और घंटा दिन सबका गुणा कर देंगे और 1000 से भाग दे देंगे। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण 8वां चैप्टर है। मुझको लगता है कि 20 चैप्टर होंगे और आसानी से हम लोग कर सकते हैं, तो इसको थोड़ी सी मेहनत करके आप लोग देख लीजिए। 8 चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझको लगता है कि ज़्यादा कुछ होता ही नहीं जाएगा, फिर उसके बाद दूँगा ज़्यादा, थोड़ा बड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग वीडियो को रोकेंगे और अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो एक बार शुरू करेंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट 20 मिनट में पूरा पढ़ के समझा देंगे मतलब कैसे इसको करना है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग क्या करिएगा कि अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि यह एक रिवीजन है और रिवीजन इतने ही स्पीड से किया जाता है। आगे देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मतलब कि
गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर और क्षीणमात्र मौलिक बल होता है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। आगे देखेंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 m2 और एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे F बराबर हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे G m1 m2/r², खटाक से खत्म बॉल। आगे देखेंगे कि जी एक सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 माइनस में। आगे देखेंगे कि किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग वजन कहते हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग एक क्या बोलते हैं अंगूठा वाला जो ठेंगा दिखाते हैं, जो क्या बोलते हैं लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और इस वीडियो को थोड़ा फैलाइएगा, क्योंकि भले से यह किताब का रिवीजन है लेकिन इतना रिवीजन अगर आप कर लेते हैं, मैं वादा करता हूँ कि लगभग 6 वीडियो में पूरी फिजिक्स खत्म। आगे देखते हैं, बकवास छोड़िए, आगे देखते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग वजन कहते हैं और जी का खोजा था, जी को देखिए, जी को खोजा था किसने, हेनरी कैवेंडिश ने, और इसका मान भी होता है, इसका मान भी इन्होंने सर्वप्रथम ज्ञात किया था। यानी जी के मान को सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। और जी बराबर देखिए, जी बराबर होता है F(r²)/m1 m2। आगे देखेंगे कि जी का मान जो मात्रक होता है किलोग्राम पर -1 और एम पर +3 और टी पर एस पर -2, यानी यहाँ पे घातों को देख लेंगे। और जी एम पर -1 और टी एल पर 3 और टी पर -2 घात होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में मान्य है, मतलब ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाएंगे तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जरूर लगेगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पे आर को हम छेड़खानी करेंगे तो उतना ही उसका स्क्वायर गुना बढ़ेगा। अगर एम को छेड़खानी करेंगे तो उसके गुणज के अनुसार बढ़ेगा। अगर देखेंगे इसके अनुसार जैसे 16 बढ़ रहा है तो 15 गुना बढ़ जा रहा है, और इस तरह से मतलब समझ लेंगे। आगे देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल, किसी दो वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण को हम लोग बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और देखिए गुरुत्व बल जो होता है, दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी होनी चाहिए तो उसको हम लोग गुरुत्व बल बोलते हैं। आगे देखेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है, और इसका मान जो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। आगे देखेंगे कि यह एक अदिश राशि होता है। जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का मान होता है, यह एक अदिश राशि होता है। और गुरुत्व त्वरण जो होता है, इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, और पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि होती है। आप देखेंगे नोट्स में देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल होता है। आगे देखेंगे कि दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना ही अनिवार्य है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल एक आकर्षण बल होता है। आगे देखेंगे कि जी और जी में संबंध, अगर यहाँ पे जी स्मॉल जी और कैपिटल G/m/r² कर देंगे तो यह मान निकल जाएगा, टोटल का मान। आगे देखते हैं कुछ संबंध और कुछ तथ्य कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो एक साथ गिरेंगी, मतलब निर्वात में। अगर निर्वात में अलग अलग दो द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेंगी। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी वाला पहले गिर जाएगा। अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से गतिशील है तो उसमें बैठा व्यक्ति अगर सिक्का उछालता है तो वह सिक्का उसके हाथ में गिरेगा। अगर ट्रेन त्वरण के साथ आगे बढ़ जाती है तो सिक्का उस व्यक्ति से पीछे गिरेगा। अगर मंदन के साथ रुक जाती है तो वह सिक्का आगे गिर जाएगा। आगे देखते हैं कि नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होता है, 0 होता है, तथा गुरुत्व त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर कोई वस्तु ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि विस्थापन 0 होता है। और यह देखिए यह संबंध होता है जी कैपिटल जी और स्मॉल जी में। आगे देख रहे हैं कि जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन सतह से ऊंचाई बढ़ने के कारण अगर ग्रह का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, अगर ग्रह का सतह h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई से गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा कि इस तरह से आएगा। अगर देखिए यहाँ पे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, घट जाता है। आगे देखते हैं दूसरी केस जो होती है पृथ्वी की सतह से गहराई के कारण, गहराई जब बढ़ती है, गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्व त्वरण का मान फिर क्या होता है, घट जाता है। आगे देखते हैं कि अगर किसी पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है जी का मान क्या होता है, 0 होता है, और
तीसरी स्थिति में क्या होता है, देखिए यहाँ पे मान 0 होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है केंद्र पर। आगे देखें तीसरी केस में घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति जब होती है तो इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी जो होता है घूर्णन गति के कारण ध्रुव पर अधिक होता है। क्या होता है, मान अधिक, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत की तुलना में अधिक होता है, और विषुवत रेखा पर ध्रुव की तुलना में गुरुत्वीय मान बढ़ेगा। जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, जैसे विषुवत रेखा ए वाली रेखा जो होती है, इसको हम लोग विषुवत रेखा इधर जाएंगे तो पोल की तरफ जब जाएंगे तो क्या होता है कि जी का मान बढ़ने लगता है। आगे देखेंगे कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटने लगता है। पृथ्वी की गुणन गति बढ़ा दी जाए, अगर पृथ्वी की गुणन गति बढ़ा दी जाए या घटा देने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। पृथ्वी की गुणन गति नहीं, घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। लेकिन क्या होता है, घूर्णन गति बढ़ने पर विषुवत रेखा और तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, या तथा 17 गुनी से अधिक हो जाने पर शून्य हो जाता है। पृथ्वी का घूर्णन कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति को रोक दें अगर, तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाएगा, मतलब ध्रुव के समान हो जाएगा। गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य जो होता है ऊंचाई पर, गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए विषुवत रेखा ए वाली जो रेखा होती है इसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। इधर से इधर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, और इधर से इधर आएंगे तो जी का मान घटेगा। याद रखिएगा कि भार और द्रव्यमान में कुछ अंतर होते हैं। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, और इसका मात्रक केजी होता है, या एक अदिश राशि होती है। भार का मात्रक एम जी होता है, भार का फार्मूला होता है mg, W बराबर mg, और भार का मात्रक अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, और जी के मान पर निर्भर करता है। W बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह एक न्यूटन के बराबर होता है, और भार एक सदिश राशि है। आगे देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है जी का 1/6 होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर निर्वात में किसी वस्तु पर भार जो होता है शून्य होता है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर पलायन वेग से संबंधित कुछ सवाल हैं। पलायन वेग वह वेग जिससे किसी वस्तु पर जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वस्तु वापस नहीं लौट पाती है, उसको हम लोग पलायन वेग। जैसे किसी, मान लीजिए कि यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से जैसे धरती है, और यहाँ पे यहाँ पे जो अंतरिक्ष है, ये सब खाली 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 है, ये सब अंतरिक्ष। यहाँ से कोई, मान लीजिए मोदी जी भाला फेंक दिए, और मोदी जी भाला फेंक रहे हैं, इतनी स्पीड से फेंके कि यह एक वायुमंडल है, इस वायुमंडल को पार कर गई, वापस आई नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भाला पलायन कर गया। अगर मान लीजिए कि कोई मोदी जी को फेंक दे, अगर कोई मोदी जी को फेंक दे तो मोदी जी पलायन कर जाएंगे, सीधी सीधी बात। अमित शाह को फेंक देता हूँ, अमित शाह, मैं नेताओं का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि नेता लोग प्रचलित हैं। हम लोग अगर किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो ज़्यादा नहीं। आप लोग सोचिए कि क्या बोलते हैं, मोदी जी तो बहुत फेंकते हैं, अरे फेंकते हैं भाला नहीं, आप लोग जानते हैं कि क्या फेंकते हैं, लेकिन मोदी जी जरूर फेंकते हैं। याद रखिएगा कि अगर ग्रह से, ये मान लीजिए कि ई नाम का कोई अर्थ है, और यहाँ पे कोई कोई और ग्रह है, तो किसी भी ग्रह का, मान लीजिए कि कोई भी ग्रह हो, यहाँ पे कोई ग्रह है, तो यहाँ से कोई वस्तु अगर इस तरह से फेंकी जा रही है तो वो वापस नहीं आनी चाहिए। अगर जिस वेग से फेंकी जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं पलायन वेग। आगे देखते हैं कि इसको हम लोग, अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, तो उस ग्रह का पलायन वेग जो होता है इस फार्मूले से निकाल देंगे। v बराबर होता है करड़ी में 2gm/r। आगे देखते हैं कि पलायन वेग का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ना ही प्रक्षेप्य कोण पर निर्भर करता है। अब सोचिए कि पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ से किसी वस्तु को हम लोग फेंकना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अगर चला दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो हम अभी ले रहे थे नाम मोदी जी का। मोदी जी फेंकते हैं, और फेंकते फेंकते अगर मोदी जी को अगर हम, या कोई भी टीचर या कोई भी लड़का 11.2 किलोमीटर की स्पीड पर पहुंचा दे, तो मोदी जी धरती पर वापस नहीं आएंगे और देश का कल्याण हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आगे देखते हैं कि 2 चंद्रमा पर, चंद्रमा का जो है पलायन वेग जो है 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और पर सूर्य का पलायन वेग जो है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपनी पीठ पर बोझा लेकर उतरते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का पलायन वेग क्या होता है कि कम है। चंद्रमा पर देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, और पृथ्वी के बाहर जाने पर, अंतरिक्ष में जाने पर भी अंतरिक्ष काला ही दिखाई देता है। कक्षीय वेग क्या होता है कि अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग बोलते हैं, और कक्षीय वेग जो होता है उसका फार्मूला यह होता है। आगे देखते हैं कि ध्रुवीय उपग्रह, वैसे उपग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक होते हैं, पृथ्वी के नज़दीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और
उसे ध्रुवीय उपग्रह बोलते हैं। ध्रुवीय उपग्रह की कक्षा 8 किलोमीटर प्रति कक्षीय वेग जो होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा आवर्तकाल 84 मिनट का होता है, यानी 5040 सेकंड का होता है। इसका उपयोग मौसम संबंधित जानकारी को लिए किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह क्या होते हैं? भू स्थिर उपग्रह ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर विषुवत रेखा के तल में चक्कर लगाते हैं। यानी विषुवत रेखा मतलब आप लोग समझ लीजिए। देखिए एक सेकंड, यहाँ से पृथ्वी लेते हैं और ये होती है विषुवत रेखा। हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से एक उपग्रह छोड़ देंगे, यहाँ पे सैटेलाइट छोड़े, ये हमारी दूरदर्शन वाली सैटेलाइट है, तो यह इस विषुवत रेखा के हिसाब से इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे है इतनी दूर में, अगर इसको चलाना है तो ये हमेशा इस तरह से इसके हिसाब से चलती रहेगी और कुछ नहीं है। भूस्थिर उपग्रह का यही काम होता है। आगे देखते हैं कि इसकी कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड से आवर्तकाल 24 घंटा होता है और भूस्थिर उपग्रह का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं कि आगे तो मुझको लग रहा है कि यही कुछ है ग्रहों का नियम। ग्रह के नियम से संबंधित है। ग्रहों के नियम जो हैं कि ग्रहों का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। केपलर के ग्रह के नियम जो थे 3 थे, कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम और परिक्रमण काल का नियम। कक्षा का नियम, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है जिसका फोकस सूर्य होता है। आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल। क्षेत्र का नियम, कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। परिक्रमण काल क्या होता है कि इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल टी वर्ग सूर्य के माध्य दूरी के समानुपाती होता है। अगर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है यह बात किसने की थी? कापरनिकस ने कही थी, लेकिन इस बात को सत्यापित किसने किया था? केपलर ने किया था, ग्रहों का नियम देकर। द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान केंद्र क्या होता है कि वह केंद्र जहाँ पर किसी वस्तु को संतुलित किया जाता है, मतलब कोई भी, जैसे हम लोग इस पेन को टिका रहे हैं इस तरह से हाथ पर, तो यह बीच में जब टिक जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि द्रव्यमान केंद्र है। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है। अगर कोई वस्तु दो जगह संतुलित होती है तो एक जगह द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर होता है। आगे देखते हैं कि एक अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर हो तो वस्तु अधिक संतुलन में होगी। जैसे बूढ़ा, आप देखते हैं द्रव्यमान केंद्र का यूज कहाँ पर होता है? बूढ़ा व्यक्ति झुककर चलता है द्रव्यमान केंद्र के नीचे होने के कारण। आगे देखते हैं कि पृथ्वी पर क्या होता है? पृथ्वी पर नहीं, पर्वत पर चढ़ने पर कोई व्यक्ति झुक जाता है द्रव्यमान केंद्र को संतुलन करने के लिए। बोझा उठाने पर कोई व्यक्ति झुक जाता है। ट्रक की ओवरलोडिंग करने के लिए मना किया जाता है। सीढ़ी पर चढ़ते हुए व्यक्ति झुक कर चलता है। पीसा की मीनार झुके होने के बावजूद भी संतुलन की स्थिति में है। किस वजह से? द्रव्यमान केंद्र की वजह से, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र उसका नीचे है। आगे देखते हैं बलागुण। वह राशि जो किसी वस्तु के घूर्णन को गति देता है उसी को हम लोग बल आघूर्ण बोलते हैं। बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला देती है। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला देता है उसे बल कहते हैं। लेकिन जो वस्तु उसे मतलब वृत्तीय गति में ला देता है उसे बल आघूर्ण बोलते हैं। यहाँ पे टो बराबर होता है F इंटू आर। आगे देखते हैं कि टो का मतलब यहाँ पे एक सदिश राशि है और यह MLT पर -2 इसका बीमा होता है और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बाहुबल का मान जितना अधिक होगा उतना ही बल लगाना, बल बाहु का मान जितना अधिक होगा उतना लगने वाला बल उतना ही कम होगा। मतलब कि अगर देखिए इसका यूज कहाँ पर होता है? इस तरह से दरवाज़ा है, यहाँ से ऐसे खुलता है, इस तरह से ये खुलता है, इधर को खुला है, मान लीजिए इधर को खुला है, यहाँ पे ऐसे दरवाज़ा है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से कुंडी लगी हुई है, तो क्या है इस तरह से खुला है। अगर आप लोग इसको नज़दीक से पकड़ धकेलेंगे ना तो नहीं खुलेगा। अब दूर से पकड़ कर धकेलते हैं तो खुल जाता है जल्दी से। तो इसका यूज यहाँ पर जल्दी होता है। देखिए कुम्हार की चाक में लकड़ी फंसाने से गड्ढा परिधि पर होता है। जो कुम्हार जो होता है चाक लगाता है तो गड्ढा परिधि पर करता है। जांता, जांता आप लोग देखे होंगे जिससे पहले की महिलाएं आटा वाटा पीसती थी, दाल आटा चोकर सब पीस देती थी और उसी में गीत भी गाती थी लोग। दोनों ओर से पैर फैला के ऐसे आराम से बैठ के ऐसे यूं यूं चलाती थी और उसमें गीत गाती थी। आगे देखिएगा कि चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है इसी बलागुड़ के कारण। आगे देखते हैं खिड़की दरवाजे का हैंडल कब्जे से दूर लगाया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर इस सिद्धांत के आधार पर सरल तथा जटिल मशीनों का निर्माण किया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनतल, स्क्रू जैक इत्यादि। ऊर्जा और बल आघूर्ण की बीमा समान होती है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और बल आघूर्ण की बीमा समान होती है। यहाँ पर देखेंगे लिफ्ट। अब देखते हैं कि लिफ्ट से संबंधित कुछ सवाल है। लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने से क्या होता है?
देखिए क्या होता है कि जब जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही होती है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भार अपरिवर्तित होता है। लेकिन क्या होता है कि जब जब लिफ्ट समान वेग से नीचे जाती है तभी भी भार अपरिवर्तित रहता है। आगे देखते हैं कि जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाती है तब भार बढ़ जाता है। क्या होता है, भार बढ़ जाता है। लेकिन जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आती है तो क्या होता है कि भार घट जाता है। और जब वही रास्ता टूट जाता है तो भार जीरो हो जाता है और व्यक्ति का भार शून्य हो जाता है। यदि लिफ्ट जी कमान से बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है तो वह जो है जिसमें लिफ्ट में सवार व्यक्ति क्या है उसका छत से टकरा जाएगा। यहाँ पे उसका फार्मूला है और यहाँ पे यह समाप्त हुआ। मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक तो ज़रूर करें। मैं अनुरोध करता हूँ कि लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारी मतलब प्रोत्साहन जरूर करें, अपना सहयोग जरूर दें। मैं इस वीडियो को बनाने में आप लोग देखे होंगे लगभग 7-8 कितने चैप्टर हुए हैं, एक सेकंड देखकर बता देता हूँ। 8 चैप्टर, 8 चैप्टर 1 घंटे के अंदर निपटाइए और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। देखेंगे कि कितने कमाल के हम हैं और कितने कमाल के आप लोग हैं। आप लोग अगर इस वीडियो में सहयोग जमाते हैं तो मैं अगली वीडियो को बनाने में थोड़ा सा समर्थन अपना दूंगा और सोचूंगा कि अगली वीडियो में पूरी फिजिक्स की किताब थ्योरी में ख़त्म हो जाए, क्योंकि एस के झा सर की यह किताब है और बहुत बेहतरीन किताब है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। द इंड फिल्मों में इस तरह से लिखता है, द इंड। द इंड विज्ञान और पढ़ाई का कभी द इंड नहीं होता है, तो मैं इसको बोलूँगा कल मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।